हाँ तो भाइयों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हैक योर हेड में। आज हम अपनी साइबर सिक्योरिटी की जो हमारी प्लेलिस्ट है, हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। और हमारा मॉड्यूल अभी चल रहा था साइबर सिक्योरिटी फंडामेंटल्स, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले आता है कि हम सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स क्या चीज़ होती हैं। तो हमारे पास साइबर सिक्योरिटी में सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, हम उनको आज जानेंगे। इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज। इट एक्सप्रेस द आइडिया दैट ईच पार्ट विद इन अ सिस्टम शुड ओनली बी ग्रांटेड द लोएस्ट पॉसिबल प्रिविलेज नीडेड टू अचीव इट्स टास्क। इसका मतलब क्या है कि हर यूजर या सिस्टम को सिर्फ वही एक्सेस मिलना चाहिए जो काम के लिए जरूरी हो। मतलब कि यदि अगर हमारे पास एम्प्लॉयज का काम सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को देखना है तो उसको हम डिलीट या एडिट करने का एक्सेस बिल्कुल नहीं देंगे। ये हमारे पास बात आती है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज में। जितने उसको जरूरत है हम उतना ही उसको एक्सेस देंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास जीरो ट्रस्ट। ये क्या होता है? इट इज सिक्योरिटी मॉडल टेक्स द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज एंड द कैरीज इट टू इट्स अल्टीमेट कंक्लूजन। ये जो है आपका एडवांस वर्जन है प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज का। दिस मॉडल एडवोकेट्स फॉर रिमूविंग ऑल द implicit ट्रस्ट इन नेटवर्क्स एंड हैज द गोल of protecting access to resources, often with granular authorization process for every resource request। मतलब क्या है जी? इस मॉडल में किसी भी डिवाइस या यूजर पर पहले से कोई भरोसा नहीं किया जाता, चाहे वो इंटरनली क्यों ना हो। हर बार आपको एक्सेस लेने से पहले वेरीफाई करना होगा। जैसे हमारे पास होता है ना टू फैक्टर, वो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन या टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, तो हमें वो हर बार करना होगा। हम बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर सकते किसी पर। और ये प्रिंसिपल जो आपका लीस्ट प्रिविलेज का एडवांस वर्जन होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ओपन सिक्योरिटी। ओपन सिक्योरिटी का क्या मतलब होता है? ओपन सिक्योरिटी का मतलब होता है कि द सिक्योरिटी ऑफ द सिस्टम शुड नॉट डिपेंड ऑन इट्स सीक्रेसी। इन अदर वर्ड्स, इवन इफ द अटैकर नोज एग्जैक्टली हाउ द सिस्टम सिक्योरिटी इज इम्प्लीमेंटेड, द अटैकर शुड स्टिल कांट ग्रांट एक्सेस। मतलब सिस्टम की सिक्योरिटी किसी सीक्रेट ट्रिक या एल्गोरिथम पर डिपेंड नहीं करनी चाहिए। अगर अटैकर को कभी आपका पूरा डिजाइन भी पता लग जाए, ये भी पता लग जाए कि आप जो है कौन सा सिक्योरिटी मॉडल यूज कर रहे हैं, वो तब भी आपकी जो है सिक्योरिटी को तोड़ ना पाए। मतलब आप समझ लो कि जैसे आपके घर में अगर ताला लगा हुआ है, कि किसी को अगर पता है कि आप जो है लिंक कंपनी का ताला यूज करते हैं या किसी और कंपनी का स्पेसिफिक आप यूज करते हैं, तो ये उसको ये इतना पता होना चाहिए कि वो उसको जो है ब्रेक नहीं कर पाए। सिक्योरिटी ओपन है, आपके पास ओपन सिक्योरिटी है, पर वो सामने वाला बंदा इतना श्योर हो कि आपकी वो सिक्योरिटी को तोड़ ना पाए, पता होने के बावजूद भी कि ये कौन सा पैटर्न पर काम कर रहा है। और यही चीजें हमारे पास ओपन सिक्योरिटी के अंदर आती हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिफेंस इन डेप्थ। इट एडवोकेट्स फॉर एडिंग डिफेंसेस टू एज मैनी लेयर्स ऑफ सिस्टम एज पॉसिबल सो दैट इफ वन इज बाईपास्ड अनदर में स्टिल प्रिवेंट फुल इन्फिल्ट्रेशन। इसका मतलब क्या है कि आपके पास जैसे ओपन सिक्योरिटी है ना, कि आपको पता है कि आप सामने वाले के घर में कौन सा मॉडल यूज हो रहा है, कौन सा आपके सिस्टम पर जो है सिक्योरिटी के लिए आपके कौन से फायरवॉल्स लगे हुए हैं। तो इवन अगर उसने जो है एक बार आपका ब्रेक भी कर दिया, तो वो उसकी इतनी लेयर्स होनी चाहिए कि वो अगर एक ब्रेक कर दे तो आप अगली पर ना जा पाए। मतलब आपका जो डेटा है इतनी डिफेंस इन डेप्थ में होना चाहिए कि आपके पास मल्टीपल लेयर्स में हो, ताकि अगर बंदे ने एक लेयर तोड़ भी दी तो वो नेक्स्ट लेयर पर एक्सेस ना कर पाए। तो यही हमारे पास चार प्रिंसिपल्स होते हैं, जो हमारे पास सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है थ्रेट मॉडलिंग एंड थ्रेट इंटेलिजेंस। ये क्या होता है थ्रेट मॉडलिंग? थ्रेट मॉडलिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग हाउ रियल वर्ल्ड अटैकर्स माइट ट्राई टू harm our systems possible or process. It helps us understand how one compromised system can impact others and plan defenses accordingly। इसका क्या मतलब होता है? आपने जो है जिस समय आप अपना घर भी बनाते हैं, तो उस समय क्या करते हैं, आप पहले सोचते हैं कि यार चोर जो है कहाँ कहाँ से आ सकता है। भाई ये जो है मेरे दरवाजे से आ सकता है तो मैं दरवाजे पर लोग लगाऊं, मेरी खिड़की से आ सकता है तो मैं खिड़की के आसपास कहीं सीसीटीवी कैमरा लगाऊं। तो मतलब ये चीजें जो है आपको पहले ही सोचनी होती है कि भाई चोर कहाँ कहाँ से एंट्री कर सकता है। यही चीज हमारे पास इसमें होती है, अपने जो सिस्टम के अंदर होती है, कि आपका हैकर जो है आपको किस किस तरीके से हैक कर सकता है। आपको वो चीजें पहले से, अगर आप उसका एक मॉडल तैयार करेंगे, उस हिसाब से अपनी सिक्योरिटी को सेट करेंगे, तो वही चीज हमारे पास बोली जाती है थ्रेट मॉडलिंग के अंदर, कि आपको पहले ही पता होना चाहिए कि आप
किस किस चीज़ों से आपको जो है यहाँ पे नुकसान पहुंचा जा सकता है, तो उस चीज़ को आप पहले ही अपनी सिक्योर करके चले। नेक्स्ट बात आती है थ्रेट इंटेलिजेंस। थ्रेट इंटेलिजेंस इज द एक्शनेबल इंफॉर्मेशन गैदर्ड ऑफन थ्रू थ्रेट मॉडलिंग अबाउट रियल थ्रेट्स एंड अटैकर बिहेवियर दैट कुड हार्म द ऑर्गेनाइजेशन। इट हेल्प्स इन मेकिंग इन्फॉर्म्ड सिक्योरिटी डिसीजंस। ये क्या है? ये रियल दुनिया के जो अटैकर्स का बिहेवियर होता है, टूल्स टारगेट होता है, इन सभी को इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। मतलब जैसे आपने कभी देखा होगा ना कि आपके घर के जो पास वाला घर है, आपका पड़ोसी, उसके घर में कभी चोरी हो गई, तो वो क्या करता है, आपको बताता है कि भाई चोर जो है इस तरीके से आया था और इस तरीके से उसने जो है मेरी यहाँ पे चोरी कर ली। तो आप क्या करोगे? अब आपको रियल वर्ल्ड पता लग गया कि भाई चोर का आजकल पैटर्न क्या चल रहा है, तो आप उस पैटर्न के बेस पर अपनी सिक्योरिटी को और ज़्यादा टाइट कर लेंगे। यही चीज़ आती है हमारे पास थ्रेट इंटेलिजेंस पर, जो आप रियल अटैकर की इंफॉर्मेशन को ले सकते हो। आपको पता लगा कि भाई आज जो है अपना दूसरा, सपोज करो आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, आपको पता लगे ये ब्रीच हो गया है इसका ये वाला अपडेट, तो क्या करेंगे आप? अपने जो है हाईएस्ट उसको अपडेट पर ले आएंगे और उस वाले सॉफ्टवेयर को अब आप जो है उसका पर्टिकुलर वो वर्जन यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो कभी ना कभी अगर आपको पता लगेगा कि पास वाली किसी दूसरी वेबसाइट को उसने हैक किया था किसी दूसरे बंदे ने, तो आप अब उस मॉडल को अपने में यूज़ नहीं करेंगे बिल्कुल भी। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी लॉज एंड स्टैंडर्ड्स। ये क्या है जी? आपके पास कुछ सिक्योरिटी लॉज और स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। जैसे सबसे पहले आता है आपके पास पीसीआई डीएसएस। इसका क्या मतलब है? पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड। इसमें क्या है? अ सिक्योरिटी स्टैंडर्ड फॉर ऑर्गेनाइजेशंस दैट हैंडल क्रेडिट डेबिट कार्ड इंफॉर्मेशन। इट एंश्योर्स कार्ड होल्डर इज स्टिल प्रोटेक्टेड फ्रॉम थ्रेट एंड मिसयूज। ये क्या करता है जी? क्रेडिट और डेबिट कार्ड का जो डेटा है उसको सिक्योर करने के रूल्स होते हैं ये कुछ। मतलब ऑनलाइन पेमेंट करने वाली कंपनियों के लिए ये इम्पोर्टेंट है। जैसे आपने अगर फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे कभी भी कोई शॉपिंग की है, तो उसमें जो आप कार्ड डिटेल्स डालते हो वो एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में अपने पास सेव रखते हैं। अगर वो उन्होंने डायरेक्टली सेव कर ली आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, और इन केस कभी डेटा ब्रीच हो गया, तो आपकी कार्ड इन्फॉर्मेशन पब्लिकली मिल जाएगी। तो वो सब ना हो इसलिए ये लॉ फॉलो करते हैं, और वही आपके पास यहाँ पर जो है सिक्योरिटी लॉ है पीसीआई डीएसएस। मतलब इनको जो है अपनी कार्ड की इंफॉर्मेशन को सिक्योर रखना होता है, उसलिए ये अपने हाईएस्ट सिक्योरिटी को यूज करते हैं। नेक्स्ट बात आती है हमारे पास हीपा। ये क्या होता है? Health Insurance Portability and Accountability Act, a US law that protects the privacy and security of individuals' health information held by healthcare providers, insurers, and related entities। इसमें क्या होता है जी? ये हेल्थ डेटा को रखता है अपने पास। हेल्थ डेटा की प्राइवेसी और सिक्योरिटी रूल्स है ये यूएसए के लिए जो थे। इसमें क्या है कि आपका सपोज कहीं पर कोई इलाज हुआ है, आपका वहाँ पर हेल्थ डेटा आपका है, तो वो डॉक्टर आपका जो हेल्थ डेटा है वो किसी दूसरे डॉक्टर को बिना आपकी परमिशन के नहीं दे सकता। अगर आपकी परमिशन होगी उस डेटा को कहीं दूसरी जगह भेजने की, तो ही वो कहीं आगे शेयर कर सकता है, नहीं तो आपके डेटा को कहीं भी वो पब्लिकली शेयर नहीं कर सकता। बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट हमारे पास जो रूल है वो है आपका सोक्स। सोक्स क्या होता है? सार्बेन्स ओक्सली एक्ट। इसमें क्या है? ये फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की बात करता है। अ लॉ पास्ड इन 2002 टू एंश्योर दैट द एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी ऑफ फाइनेंशियल डिस्क्लोजर बाय पब्लिक कंपनीज प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टर्स फ्रॉम कॉर्पोरेट फ्रॉड। इसमें क्या होता है? पहले क्या होता था कि जैसे आप अभी जो है मैक्सिमम लोग जो है शेयर मार्केट का इस्तेमाल भी करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपके पास कुछ कंपनीज होती हैं, लाइक कोई टाटा होगी या और भी जितने हैं। तो इसमें क्या होता है कि वो अपने बता देते हैं पहले ही कि भाई हमारा जो है इतना अपना फंड साइज है, इतना हमारे पास टर्नओवर चल रहा है, इतना हमारी कंपनी जो है अभी प्रॉफिट में है। तो वो झूठ ना लिखें। मतलब पता लगा कि कंपनी जो है 200 करोड़ के लॉस में है, लेकिन उसने लिख रखा है अब मैं जो है 300 करोड़ के प्रॉफिट में हूँ। तो ये जो है झूठे चीजें ना लिखें, इसके लिए उन्होंने जो है एक लॉ बनाया हुआ है, दैट इज सार्बेन्स ओक्सली एक्ट, जो हमारे पास 2002 में पास हुआ था। इसमें कोई भी कंपनी झूठ नहीं लिखेगी। अगर उन्होंने झूठ लिखते पहले यही होता था कि उन्होंने झूठ बता दिया कि भाई हमारे पास तो इतना पैसा ही है, तो लोग क्या करते थे? वहां पे इन्वेस्टर्स अपनी मनी को इन्वेस्ट कर लेते थे, और जिस वजह से कुछ समय बाद पता लगता था कि कंपनी ही डूब गई है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डीएमसी, डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट, अ यूएस कॉपीराइट लॉ दैट
prevents the illegal use or bypassing of technology used to protect digital content like movies, music and software। इसका क्या मतलब होता है? ये जैसा आपने सुना होगा कि भाई यूट्यूब पर कॉपीराइट आता है, तो ये वही चीज़ है कि डिजिटल कंटेंट की चोरी नहीं होनी चाहिए। इसको रोकने के लिए ये एक्ट बनाया गया है। मतलब आप कहो कि मैं जो है नेटफ्लिक्स यूज़ कर रहा हूँ और मैं नेटफ्लिक्स से जो है, जो उसमें कोई भी सीरीज़ वगैरह है, मैं उसको जो है अपनी मतलब डायरेक्टली आप नेटफ्लिक्स से ही उसको डाउनलोड कर लो। तो वो एक जो है क्या बन जाएगा यहाँ पर, इस एक्ट के अंदर आपके ऊपर केस हो सकता है कि आपने जो है उनका कॉपीराइट कर लिया, आपने उनका कंटेंट चोरी किया है। तो डिजिटल कंटेंट की चोरी ना हो इसलिए ये एक्ट बनाया गया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जीडीपीआर, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, अ डेटा प्राइवेसी लॉ इन द Europe that gives individual more control over their personal data and sets strict rules for how organization collect, process and store it। ये क्या करता है? यूरोप को डाटा प्राइवेसी लॉ है ये यूरोप का। ये यूजर को कंट्रोल देता है अपने पर्सनल डेटा को यूज करने का। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपका कोई जो है, आपका पर्सनल डेटा इंटरनेट पर है और आप चाहते हो कि उसको मैं रिमूव कराऊं, तो वो कैसे कर सकते हैं? आप इस लॉ के अंतर्गत आप अपना जो है वहाँ पर रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कि मेरा डेटा जो है ये इंटरनेट से हट जाए, मुझे ये नेट पर शो नहीं करना है, मेरा ये जो है गलत इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जो है रेगुलेट हो रही है अपने इंटरनेट पर। तो ये उसी चीज़ के लिए रोकने के लिए है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंडियन साइबर सिक्योरिटी लॉज। ये क्या करते हैं जी? जो आपके पास इंडियन साइबर सिक्योरिटी लॉज हैं, इंडिया में इंडियाज मेन साइबर सिक्योरिटी लॉ इज द आईटी एक्ट 2000। इंडिया में क्या है, एक जो है आपका मेन जो साइबर सिक्योरिटी का लॉ है वो है आईटी एक्ट 2000। इसमें क्या होता है, भारत का मेन साइबर सिक्योरिटी लॉ है ये। साइबर क्राइम, हैकिंग, डेटा प्रोटेक्शन, इन सबको कवर करता है। CERT इन मैनेज्ड बाय द इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। क्या नाम है सर? CERT इन। ये क्या है जी? CERT इन इस लॉ को मैनेज करती है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस चीज को मैनेज करती है। इट कवर्स डिजिटल गवर्नेंस, बैंकिंग एंड डेटा प्रोटेक्शन। की सेक्शंस डील विद सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस 43A, साइबर क्राइम 65-66 एंड गवर्नमेंट मॉनिटरिंग 69। However, it's outdated, so India is replacing it with Digital India Act and new laws like the Digital Personal Data Protection Act for stronger cyber security। क्या है आपके पास? 43 है, कंपनी अगर डेटा को गलत इस्तेमाल करे तो उसको पेनल्टी लगती है। इसलिए आपका जो है यहाँ पर एक्ट बनाया गया 43 है सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस के लिए। 65-66 क्या कहता है? साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम जो होते हैं ना, जैसे हैकिंग, डेटा थेफ्ट, इन सब के लिए जो पनिशमेंट होते हैं वो इसी के अंतर्गत आती है। बात करें 69 की, तो गवर्नमेंट को पावर्स मिलती है मॉनिटर या इंटरसेप्ट करने के लिए, कि जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए आपका जो है डेटा को मॉनिटर भी कर सकते हैं। एंड नए कानून हमारे पास बनाए जा रहे हैं जो कि डिजिटल इंडिया एक्ट, आईटी एक्ट की जगह आने वाला मॉडर्न लॉ है ये। इसमें एआई, डीप फेक्स एक्सेट्रा इन सब चीज़ों को कवर भी करेगा ये। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट में क्या होता है? आपके पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करने वाला लॉ होता है ये, लाइक इंडियाज वर्जन ऑफ जीडीपीआर। जो जीडीपीआर है ना, जो यूरोप में चलता है जीडीपीआर, हमने ऊपर पढ़ा था अभी। तो उसमें क्या होता है कि आपका अगर डेटा इंटरनेट पर पड़ा है तो जो है आप वहाँ से डिलीट कर पाओ या कुछ भी। तो वही चीज़ अपने यहाँ पर भी आने वाली है इंडिया में, जो कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत आएगी। सो भाइयों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहो हमारे साथ। बाय बाय।